अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आज हम जिस मौजू या टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेक्शन 144 CRPC, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में रहा है, काफ़ी हर टाइम से तकरीबन वो ट्रेंडिंग में रहा है। और आज हम इसके बारे में ये भी बात करेंगे कि कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इसका इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, किन को ये पावर दी गई है जो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर सकते हैं और इलाके में इसका इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। दूसरा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किन किन कंडीशंस में सेक्शन 144 जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। तीसरा, इसके सबसे अहम चीज़ कि क्या ये पब्लिकली तमाम लोगों पर अप्लाइड हो जाता है या किसी भी आप स्पेसिफिक पर्सन को भी इसके तहत नोटिफाई कर सकते हैं। चौथा सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि ये कानून कब बना, कब वजूद में आया, कब से कब तक इम्प्लीमेंट रहा और बड़े सग़ीर पाक को हिंद में कहाँ से आया और जो आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद तो ज़ोर शोर से हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। तो हाँ, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो सेक्शन CRPC 144 है वो 3 अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये इख्तियार दिया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो इसका नोटिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली अथॉरिटी है ज़िला-ई नाज़िम। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोकल बॉडीज़ इलेक्शन एक ख्वाब ही रहा है, तो ज़िला-ई नाज़िम तो इस पावर को कभी भी इंजॉय नहीं कर सका। तो दूसरी जो अथॉरिटी है वो DC है। DC नोटिफिकेशन कर सकता है, पब्लिकली भी कर सकता है। सबसे इसके 2 तरीक़ेकार हैं। किसी भी एक ऐसे शख्स को आप रोक सकते हैं कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम करने से जो कि CRPC सेक्शन 144 की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, तो आप उस पर्सन को जो है वो नोटिफाई करके उस काम करने से रोक सकते हैं। दूसरा, अगर पब्लिकली अगर उन्हीं कंडीशंस जिनका आगे जाके मैं ज़िक्र करूँगा ख़तरा हो, तो आपने उसका पब्लिकली भी वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक एरिया में 144 का नफाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है, जब आपने किसी इंडिविजुअल को नोटिफाई करना है तो सिर्फ आपने नोटिफिकेशन उस तक पहुँचाना है और उसके इल्म में आना चाहिए। लेकिन अगर आपने पब्लिक एट लार्ज पे ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया में कर रहे हैं या स्पेसिफिक टाइम के लिए कर रहे हैं, तो आपने उस नोटिफिकेशन को इस तरह से सर्वाइव करना है ताकि कोई भी बंदा जो उसकी खिलाफ वर्जी करे तो बाद में ये प्ली न ले सके कि उसके तो इल्म में ही नहीं था। जिसका सबसे बेहतरीन हल है जो कि मीडिया में बताया जाता है अक्सर जब भी इसका नफाज हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो बेसिकली। और तीसरी अथॉरिटी है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल सूबाई हुकूमत भी इसका नफाज जो है कर सकती है। ये 3 अथॉरिटीज़ हैं जो नफाज कर सकती हैं। लेकिन जो पहली अथॉरिटीज़ हैं ज़िला-ई नाज़िम और DC, इन पर एक बाउंड्री बनाई गई है कि ये 2 दिन से ज़्यादा का नफाज नहीं कर सकते। 2 दिन से ज़्यादा सेक्शन CRPC 144 का नफाज ये नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। महीने में 7 दिन और वैसे 2 दिन। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वो मामले को देखते हुए और जो कंडीशंस हैं उनका ख़दशा हो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब तक जो टाइम फ्रेम है वो तय करके इसका इम्प्लीमेंट जो है वो करवा सकती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट पे ये बाउंड्री नहीं है कि वो 2 दिन ही लगाए या सिर्फ महीने में 7 दिन ही लगाए। अब आइए हम इसका डिस्कशन करते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में कि किन किन कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू लॉ जो है इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहली बात, जब भी कोई भी ऐसा काम प्रोविजनल गवर्नमेंट या DC या ज़िला-ई नाज़िम कोई भी ऐसा लॉफुल या लीगल काम कर रहे हो और कोई भी ऐसा मॉब उसे करने से रोक रहा हो या उन्हें ये ख़दशा हो कि हम ये कानूनी काम करेंगे तो गैर कानूनी तरीके से हमें इसमें रेजिस्टेंस आगे से नज़र आ सकती है, तो पहली कंडीशन इसकी यही है कि वो सेक्शन 144 नफाज कर सकते हैं, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना मना है। दूसरी ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों के माल को ख़तरा हो, जो कोई भी ऐसा नक्शे अमन की कंडीशन बन सकती हो जिनमें से फसादात हो, दंगे फसाद हो और उसमें से लोगों के माल को ख़तरा हो और नुकसान हो सकता हो। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई इस किस्म का मॉब हो जिसमें से इस किस्म का लड़ाई का या दहशतगर्दी का ख़दशा हो जिससे लोगों की जान को ख़तरा हो, तो तब भी ये जो है CRPC सेक्शन 144 जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो करवाया जा सकता है।
इसके अलावा जो बेसिक है, आपने अक्सर देखा होगा कि मुहर्रम में अक्सर डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है। कराची में अक्सर हमें ये देखने को मिलता है। उसकी भी मेन वजह यही होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बाइक्स पे जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, तो एक शख्स ड्राइव कर रहा होता है और दूसरा उसके पीछे बैठा होता है। तो हमेशा वो जो शख्स पीछे बैठा होता है उसी के पास वेपन होता है और वही जो है वो ऑफेंस कमिट करता है। तो उससे भी बचने के लिए या हद दर्जे उसे कम करने के लिए जो है वो सेक्शन 144 का नफाज कर दिया जाता है डबल सवारी पर, जिसमें डबल सवारी जो है वो अलाउ नहीं होती कुछ एक टाइम फ्रेम के लिए, और उसका जो है नोटिफिकेशन वो वायरल कर दिया जाता है जगह जगह पे। तो बेसिकली यही सेक्शन 144 था, जिसमें से इन कंडीशंस को देखते हुए जो ज़िला नाज़िम डीसी है वो 2 दिन या महीने में 7 दिन इम्प्लीमेंट कर सकता है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो मामले की नज़ाकत को देखते हुए कितने भी टाइम फ्रेम के लिए वो उसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि ये लॉ पहली बारी कब इम्प्लीमेंट हुआ था और कैसे वजूद में आया था। ये एक वर्ष आए थे लॉर्ड मकैले, उन्होंने 1834 में इसे पहली बार जो है इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया और ये 1862 तक ये इम्प्लीमेंट रहा। सबसे यहाँ पे एक अहम चीज़ यही थी कि उस टाइम जब ये इम्प्लीमेंट करवाया गया तो जो हुर्रियत रहनुमा थे उन्होंने तहरीक आज़ादी जो है शुरू की थी। तो उस तहरीक को दबाने के लिए या उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये कानून बनाया गया था, और जो कि आज तक नाफिजुल अमल है। इसमें काफ़ी सारी राय हैं, काफ़ी इसमें राय ये भी देखने को मिलती है कि बेसिकली ये सेक्शन जो है ये आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10 या और भी जो आपको फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूव और इस तरह के काफ़ी, उनकी ये खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन आप एक इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा भी है। मामलात को ये एक कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन लॉ है। और खैर ये एक काफ़ी लंबी डिस्कशन है, बेसिकली आपको मकसद था सेक्शन 144 समझाना। तो उम्मीद है मुख्तसरन आपको समझ आ जाएगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।